जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेरस पे। दोस्तों, भूकंप का टॉपिक चल रहा है और भूकंप का ये तीसरा वीडियो है। पहली वीडियो में तो हमने पढ़ा कि भूकंप के कारण क्या है, ठीक, और डिटेल में उसको हमने आपको समझाया। दूसरी वीडियो में भूकंपी तरंग क्या है और भूकंपी तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं, भूकंपी तरंगों की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ा हमने। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे सिस्मिक शैडो जोन, भूकंपीय छाया क्षेत्र। और ये भूकंपी तरंगों की प्रॉपर्टी के आधार पर ही निर्धारित होती है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक भूकंपीय छाया क्षेत्र या सिस्मिक शैडो जोन। दोस्तों, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, वीडियो को लाइक तभी कीजिएगा जब आपको पसंद आए, और कुछ और सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में सुझाव जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को। अब भूकंपी छाया क्षेत्र सेस्मिक शैडो जोन को समझने के लिए दो बेसिक चीजें समझना बहुत आवश्यक है। एक तो वर्ड आता है, आप जानते हो, परावर्तन। एक वर्ड आता है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, मान लीजिए कोई वेव आ रही है, टकराई इस सतह से और दोबारा उसी माध्यम में उसी एंगल पर वापस हो गई, या उसी माध्यम में वापस हो गई, एंगल वो ना हो फिर भी उसी माध्यम में वापस हो गई, तो उसे आप कहोगे परावर्तन, रिफ्लेक्शन। और एक वर्ड आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। अब अपवर्तन क्या होता है ये जानना जरूरी है, और इसी का उपयोग होगा सिस्मिक शैडो जोन, भूकंपी छाया क्षेत्र को समझने के लिए। मान लीजिए अलग अलग घनत्व का ये क्षेत्र है, अलग अलग घनत्व है। मान लीजिए इसकी डेंसिटी कम है, घनत्व कम है, इस भाग की डेंसिटी यानी घनत्व अधिक है, और इस भाग की डेंसिटी फिर से कम है। तो यहां ध्यान ये रखना है कि अगर कोई तरंग इस अलग अलग घनत्व के क्षेत्र में एकदम लंबवत प्रवेश करे, एकदम लंबवत प्रवेश करे, तो ये तरंग मुड़ेगी नहीं, एकदम सीधी चली जाएगी, चाहे माध्यम कैसा भी हो, घनत्व अधिक हो कम हो, अधिक हो कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम सीधी चली जाएगी अगर लंबवत आ रही है। लेकिन अगर कंडीशन कुछ ऐसा हो, फिर वही घनत्व वाली बात मैं लिख रहा हूं यहां पे। मान लीजिए यहां पर डेंसिटी कम है यानी घनत्व कम है, यहां डेंसिटी यानी घनत्व अधिक है, और इस भाग की डेंसिटी कम है। पुनः इस भाग की डेंसिटी कम, यहां डेंसिटी अधिक और यहां डेंसिटी कम, ऐसी कंडीशन है। और कोई तरंग एंगल बना के आ रही है, कोण बना के आ रही है, ऐसे ऐसे कोण बनाते हुए आ रही है। ठीक, तो जैसे ही कोई तरंग कोण बना के आती है तो वो अपने पैरेलल यानी अपने लंब से अगर कम घनत्व से अधिक घनत्व में प्रवेश करती है तो वो लंब की ओर झुक जाती है। कम घनत्व से अधिक घनत्व में अगर प्रवेश कर रही है तो वो लंब की ओर झुक जाती है। ठीक, कोई भी तरंग हो, अगर वो कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर आए तो ये लंब पड़ा है, इस लंब की ओर क्या होगी, इस लंब की ओर झुक जाएगी। ठीक, अब ये तरंग आगे बढ़ी, यहां पर आई, ऐसे यहां से बढ़ते हुए आगे आई। ठीक, अब आप देखिए इस भाग में घनत्व फिर से कम है, यहां घनत्व अधिक था तो लंब की ओर झुक गई। यहां लंब मैं फिर से डाल देता हूं, ये लंब इसका है मान लीजिए। ठीक, अब जैसे ही अधिक घनत्व से कम घनत्व में आएगी, अपने लंब से ये दूर हट जाएगी। आप देख रहे हैं लंब से क्या हो गई, दूर हट गई। यानी कोई भी तरंग कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर आएगी तो अपने लंब की ओर झुक जाएगी, और अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर जाएगी तो अपने लंब यानी पैरेलल से दूर हट जाएगी। ये ध्यान रखना है और यही काम आएगा आपका सिस्मिक वेव्स में।
सिस्मिक शैडो जोन में, भूकंपी छाया क्षेत्र में। आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना मैं बता चुका हूं। बेसिकली यहां मेन मोटो मेरा है अर्थ के कोर के बारे में बताना, जहां पर सिस्मिक वेव की ये सारी कहानी जो बताने जा रहा हूं वो होती है। तो मेंटल के अगर सतह से अगर नीचे आते जाएं तो लगातार घनत्व तो बढ़ता जाता है। इसके दो कारण है, एक तो दबाव बढ़ता चला जाता है और दूसरा अर्थ का जो सेंटर है उसमें हैवी मेटल है, भारी तत्व हैं। ठीक, अब आप देखिए पृथ्वी का जो ये कोर वाला पार्ट है, ये दोनों कोर वाला पार्ट है, ये है अपर कोर यानी ऊपरी क्रोड, और ये है इनर कोर यानी आंतरिक क्रोड, और ये वाला भाग है मेंटल, और ये पतली लाइन जो दिख रही है ये है क्रस्ट। ठीक, तो अगर इनर कोर के डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी होती है 13 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, और अपर कोर की डेंसिटी की बात करें तो लगभग 11 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब होता है। यानी अपर कोर की तुलना में इनर कोर की डेंसिटी अधिक होती है, और यही नहीं मेंटल की डेंसिटी इससे भी कम होती है। इसका मतलब सतह से जैसे जैसे हम नीचे आएंगे डेंसिटी क्या होगी, घनत्व तो बढ़ती जाएगी। अगर ये बात समझ गए आप तो अगले चित्र से मैं आपको सबसे पहले समझाना चाहता हूं एस शैडो जोन यानी द्वितीयक तरंग का छाया क्षेत्र। एस शैडो जोन द्वितीयक तरंग का छाया क्षेत्र। अब ये देखिए, ये जो मैप में दिख रहा है, इस मानचित्र में दिख रहा है, ये है एपिसेंटर, जहां पे भूकंप उत्पन्न हुआ। और एपिसेंटर के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं आपको। और यहां से सिस्मिक वेव चली, सिस्मिक वेव यहां से चली। और आपको, आप सभी लोगों को पता है कि आपका कोर दो भागों में बटा है, एक तो इनर कोर और दूसरा आउटर कोर। ठीक, और जो आउटर कोर है, ये जो कोर है आउटर कोर, ये लिक्विड फॉर्म में है, सामान्य भाषा में कहें तो लिक्विड फॉर्म में है। और आप सभी को पता है जो सेकेंडरी वेव होती हैं वो लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती, लिक्विड में गति नहीं कर सकती, क्योंकि लिक्विड में शियर फोर्स बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। और जब शियर फोर्स नहीं होगा तो सेकेंडरी वेव उसमें ट्रेवल नहीं करेगी। बात क्लियर? तो एकदम जो ये सेकेंडरी वेव आ रही है, ये जैसे ही ऊपरी कोर के भाग में आती हैं वैसे ही ये समाप्त हो जाती हैं, इससे आगे ये नहीं बढ़ पाती हैं। लेकिन यहां देखिए ये सेकेंडरी वेव आ रही है, एकदम अपर कोर को टच करते हुए, अपर कोर में इंटर नहीं कर रही है, अपर कोर को टच करते हुए आगे बढ़ रही है। अब देखिए जैसे जैसे ये अंदर आई घनत्व तो बढ़ता चला गया, अंदर की ओर रहेगी, और जैसे जैसे ये अंदर से बाहर की ओर जाएगी वैसे वैसे घनत्व तो कम होता जाएगा, इसलिए अपने लंब से दूर हटती चली जाएगी और ये आगे पहुंचेगी। ठीक, इसी तरह से इस भाग में भी होगा, वेव चली, सेकेंडरी वेव चली और एकदम अपर कोर को टच करते हुए ये आगे बढ़ रही है। ठीक, अपर कोर में जा नहीं रही है क्योंकि समाप्त हो जाएगी, तो अपर कोर को टच करते हुए आगे बढ़ रही है। अंदर से बाहर की ओर क्यों मुड़ रही है? क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रही है घनत्व तो कम हो जा रहा है, और जिसकी वजह से अपने लंब से वो दूर हटती चली जा रही है, और ये अपने लंब से दूर हटती चली गई और यहां पहुंची। ठीक, अब आप देखिए इस, अगर हम एपिसेंटर से इस एंगल को मेजर करें तो ये एंगल बनेगा 105। कई किताबों में दिया है 103, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है 105, यानी 105 डिग्री का कोण बनेगा एपिसेंटर से। यहां जो भूकंपी तरंगे एस पहुंच रही हैं, इसके ऊपर तो हर जगह सेकेंडरी वेव पहुंचेंगी क्योंकि अंदर लिक्विड नहीं मिलेगा इस जगह पे, तो हर जगह द्वितीय प्रकार की भूकंपी तरंगे पहुंचेंगी। लेकिन जैसे ही लिक्विड मिलेगा, लिक्विड वाले भाग में समाप्त हो जाएंगी, और उसको टच करते हुए जब आगे बढ़ेंगी तो डेंसिटी कम होने की वजह से अपने लंब से ये दूर हटती चली जाएंगी, और जहां पहुंचेंगी अगर एपिसेंटर से उसका एंगल मेजर किया जाए तो वो आएगा 105 डिग्री दोनों साइड में, 105 डिग्री। यानी इस 105 से इस 105 के बीच में द्वितीयक भूकंपी तरंगे आ ही नहीं पाएंगी। देखिए कहां आ पा रही हैं, ये लिक्विड है तो इसके आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, और यहां जब आ रही है
तो डिफ्लेक्ट होते होते 105 पर पहुंच जा रही है, यहाँ से चल रही है, डिफ्लेक्ट होते होते 105 चली जा रही है। तो इसके 105 से ऊपर 105 से ऊपर सेकेंडरी वेव यानी द्वितीयक तरंगे दिखाई तो देंगी, लेकिन 105 से नीचे सेकेंडरी वेव नहीं दिखाई देंगी। तो 105 से 105 के बीच में 105 से 105 के बीच में सेकेंडरी वेव शैडो जोन होता है, द्वितीयक तरंग भूकंपी छाया क्षेत्र होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम प्राइमरी वेव की बात करें, प्राथमिक तरंग की बात करें, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं इस चित्र के माध्यम से। सेम वही कंडीशन, ये जो जगह है यहाँ एपिसेंटर है, एपिसेंटर है, ठीक। अब देखिए यहां से प्राइमरी वेव चल रही है, और अभी आपको बताया हूं जैसे जैसे डेंसिटी कम होगी वो अपने पैरेलल से दूर हटेगी, और डेंसिटी बढ़ेगी तो अपने पैरेलल की ओर आएगी। अब यहां से प्राइमरी वेव चली, डेंसिटी कम हुई, दूर हटती जा रही है, दूर हटी, तो इस सभी क्षेत्र में प्राइमरी वेव इधर जा रही है, क्योंकि प्राइमरी वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस में तीनों में ट्रेवल कर सकती है, मैं ये आपको बता चुका हूं। अब जो प्राइमरी वेव एकदम सीधी आएगी, मैं आपको अभी बताया हूं, उसमें रिफ्रैक्शन, अपवर्तन नहीं होगा, चाहे माध्यम कोई भी हो। अगर कोई वेव सीधी जा रही है तो उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा, चाहे माध्यम बदलता ही क्यों ना जाए। तो यहां देखिए जो प्राइमरी वेव आ रही है, चूंकि तीनों में ट्रेवल कर सकती है, इसलिए वो सीधे चली जाएगी। भले कोर का जो अपर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है, अपर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, फिर भी वो ट्रेवल कर जाएगी, तीनों में ट्रेवल करती है, लेकिन सीधी आ रही है, लंबवत आ रही है, इसलिए रिफ्रैक्शन, अपवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे ये एंगल बनाएगी, जैसे ये एंगल बनाएगी, ऊपर से आगे बढ़ी, अपर कोर की डेंसिटी अधिक है, वैसे ही लंब की ओर झुक जाएगी, और डेंसिटी हुई, और लंब की ओर झुकी, और डेंसिटी हुई, और लंब की ओर झुकी, और डेंसिटी हुई, और लंब की ओर झुकी, और इससे आगे बढ़ी तो डेंसिटी कम हुई, लंब से दूर हट रही है, डेंसिटी कम हुई, लंब से दूर हटी, लंब से दूर हटी, और ये लंब से दूर हटती गई। ऐसी कहानी दोनों ओर ही होगी, इस साइड में भी और इस साइड में भी। लेकिन एक प्राइमरी सेस्मिक वेव ऐसी होगी जो आगे तो बढ़ रही है, लेकिन इनर कोर में या अपर कोर में इंटर नहीं कर रही है। एक प्राइमरी सेस्मिक वेव ऐसी होगी जो अपर कोर में इंटर नहीं कर रही है, आ रही यहां से, अपर कोर को टच किया, अंदर नहीं आया, और आगे बढ़ती गई। तो सिंपल सा फंडा, जैसे ही डेंसिटी कम होगी लंब से दूर हटेगी, ये अपने लंब से पैरेलल से दूर हटती चली गई, आगे बढ़ी। इस साइड में भी यही कहानी होगी। सेस्मिक वेव जो कि प्राइमरी है वो अपर कोर में नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ रही है, अपर कोर को टच करते हुए आगे बढ़ रही है, और आगे बढ़ रही है तो डेंसिटी कम होते जा रही है, और जब डेंसिटी कम होते जा रही है तो वो अपने पैरेलल से दूर हटती चली जा रही है, और दूर हटते हुए यहां पहुंची। बाकी सभी जगहों पर, बाकी इन जगहों पर प्राइमरी वेव, बाकी इन जगहों पर प्राइमरी वेव पहुंच रही है। अब इसी में एक प्राइमरी वेव ऐसी होगी जो अपर कोर में इंटर की, अपर कोर में इंटर की, डेंसिटी अधिक हुई, लंब की ओर झुकी, और जस्ट जो प्राइमरी वेव 105 पर है, टच करते हुए आ रही है, उसके जस्ट अंदर वाली, जो 105 पे बाहर निकली है उसके जस्ट अंदर वाली प्राइमरी वेव की बात हो रही है, वो अंदर जाएगी, डेंसिटी अधिक, अंदर की ओर मुड़ेगी, क्यों? क्योंकि लंब की ओर झुकेगी, और फिर जैसे जैसे डेंसिटी कम होगी वैसे वैसे वो लंब से दूर हटती चली जाएगी, और आगे बढ़ते बढ़ते यहां पहुंची। इस साइड में भी यही कहानी होगी, एकदम प्राइमरी वेव जो अपर कोर को टच करते हुए जा रही थी उससे जस्ट पहले वाली वेव अंदर झुकी, क्योंकि डेंसिटी अधिक है, पैरेलल के अंदर हुई, जैसे डेंसिटी कम हो गई वो दूर हटती गई, दूर हटी और दूर हटी, और ये बाहर निकली। अब आप देख रहे हो ये सिस्मिक वेव एक है, ठीक।
और एक सिस्मिक वेव ये जो नीले कलर की है, दोनों ही प्राइमरी हैं। लेकिन क्या इस जगह से इस जगह के बीच में प्राइमरी सिस्मिक वेव दिखाई दे रही है, प्राथमिक भूकंपी तरंगें दिखाई दे रही हैं? इस जगह से इस जगह के बीच में क्या प्राथमिक भूकंपी तरंगें दिखाई दे रही हैं? नहीं दिखाई देंगी। एक तो एकदम टच करके चली गई, एक, और दूसरी उसके जस्ट पीछे वाली जो थी वो अधिक डेंसिटी की वजह से अंदर पहले आई, फिर वो बाहर निकलती चली गई। इस जगह पे कोई प्राइमरी सिस्मिक वेव नहीं दिखाई दे रही है। बाकी जगह तो प्राइमरी सिस्मिक वेव जाएंगी ही जाएंगी, लेकिन इस जगह पे नहीं। अगर हम एपी सेंटर से एंगल मेजर करें, ये जो अपर कोर को टच करते हुए आई है, तो उसका एंगल बनता है 105 डिग्री। ठीक, इधर भी 105 डिग्री। दूसरा, जो इनर कोर में इंटर की है वहां वाला एंगल देखें, जो इनर कोर में इंटर की है यानी जो अपर कोर को टच करते आई है उसके जस्ट पीछे वाली तरंग, उसका अगर एंगल देखें तो ये बनेगा 145 डिग्री का। 145 डिग्री का इधर भी और 145 डिग्री का इधर भी, यानी 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में प्राथमिक तरंगे प्राइमरी वेव नहीं आती। चाहे दोनों ही साइड में, यहां से यहां के बीच में प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंगे 105 से 105 के बीच में प्राइमरी वेव नहीं आती। यानी अगर प्राइमरी वेव शैडो जोन देखा जाए तो कितना बना? 105 से 145 का एंगल कहां से? एपी सेंटर से ये एंगल मेजर किया गया है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई? तो यानी ये क्षेत्र हो गया प्राइमरी वेव शैडो जोन, प्राथमिक तरंग छाया क्षेत्र। ठीक, अब जहां भी एपी सेंटर होगा, मान लीजिए पृथ्वी है, अगर यहां एपी सेंटर है इस जगह पे, तो इस जगह से 105 145, अगर एपी सेंटर यहां है तो इस जगह से 105 145, अगर एपी सेंटर यहां है तो इस जगह से 105 145, अगर एपी सेंटर यहां है तो इस जगह से 105 145, यानी जहां भी एपी सेंटर होगा वहां से 105 145 का जो एंगल बनेगा वहां प्राथमिक तरंगे नहीं दिखाई देंगी। कारण बता चुका हूं, डेंसिटी का अलग होना, और इनकी विशेषता आपको मैं बता चुका हूं। अब दूसरी बात देखिए, अगर आपसे कहा जाए सिस्मिक शैडो जोन, अभी तो आपको बताया कि प्राइमरी वेव शैडो जोन, सेकेंडरी वेव शैडो जोन, अगर मैं कहूं सिस्मिक वेव शैडो जोन क्या होता है, तो आप देखिए अगर प्राइमरी वेव की बात करें तो 105 से 145 के बीच में नहीं आती, तो प्राइमरी वेव 105 से 145 के बीच में नहीं आती। और सेकेंडरी वेव अभी आपको बताया हूं एस वेव जो है 105 से 105 के बीच में नहीं आती। यानी अगर देखा जाए प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही वेव, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही वेव 105 से 105 के बीच में नहीं दिखाई देंगी। दोनों ही वेव 105 से 105 के बीच में नहीं दिखाई देंगी, इसलिए 105 105 से 145 का जो एंगल बनता है एपी सेंटर से, उसे कहा जाता है भूकंपीय छाया क्षेत्र, सिस्मिक शैडो जोन। तो आपको तीन चीजें ध्यान रखनी होगी। सेकेंडरी वेव शैडो जोन 105 से 105 का एंगल, 105 से 105 के एंगल के बीच सेकेंडरी वेव नहीं दिखाई देंगी। प्राइमरी शैडो जोन 105 से 145 के बीच प्राथमिक तरंगे नहीं दिखाई देंगी। और भूकंपी छाया क्षेत्र सिस्मिक शैडो जोन वो भी क्या बनेगा 105 से 145, जहां पर न प्राइमरी वेव आएगी न ही सेकेंडरी वेव आएगी। जहां भी एपी सेंटर होगा वहां से 105 145 के बीच में भूकंपी तरंगे प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव नहीं आएंगी। तो ये टॉपिक रहा सिस्मिक शैडो जोन का, और आशा है ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि हमारी मेहनत सार्थक हो सके। जय हिंद।